तो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, क्या चेक करना है हमें? हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। तो आपका अभी आप जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो उस एप्लीकेशन में ऐसे भी बहुत सारी चीजें रहती है कि जो डिफरेंट हार्डवेयर के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि सब लोगों के पास, मुझे बताइए, आधार कार्ड है? यस सर। Yes, sir. आप लोग के पास आधार कार्ड है। जब आप लोग आधार कार्ड निकालने गए थे स्पेसिफिक, तब आधार कार्ड जब आप लोग निकाल रहे थे तब उन्होंने क्या लिया था? फर्स्ट आपका लिया था फोटो, ठीक है, वो भी था लाइव। सेकंड उन्होंने लिया था, आप लोगों के क्या लिए थे? फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो वो फिंगरप्रिंट्स उन्होंने लिए थे स्कैनर से, ठीक है। तो ये क्या है? फोटो लेने के लिए क्या यूज किया था उन्होंने? कैमरा। क्योंकि जिस टाइम पे आधार कार्ड की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, इवन अभी भी कुछ जो महाई सेवा केंद्र कुछ जो रहते हैं वहां पे अगर आप जाते हो तो उनके पास मोस्टली डेस्कटॉप रहते हैं, एंड उसको एक रहता है एक्सटर्नल कैमरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेब कैम, ठीक है। एक्सटर्नल कैमरा ये क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स, उसके लिए एक स्कैनर यूज किया जाता है, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला, वो एक हार्डवेयर यूज किया जाता है। तो ये जो क्या है, एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड कुछ तो हार्डवेयर से, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। तो वो क्या काम करते हैं? जो कैमरा रहेगा सिंपली वो क्या करता है? आपका फोटो कैप्चर करेगा, एंड वो फोटो कैप्चर करने के बाद वो आधार का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, आधार का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में जाके डायरेक्टली उसको स्टोर करेगा। वो आपके लोकल डिस्क में स्टोर नहीं करता है, वो स्टोर करता है डायरेक्टली आधार के एप्लीकेशन। फर्स्ट थिंग वो हो जाती है। उसके बाद अगर स्पेसिफिक क्या होता है कि आप लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर से फिंगरप्रिंट अपने स्कैन कर लेते हो, तो फिंगरप्रिंट डायरेक्टली उस आधार के एप्लीकेशन में जाके स्टोर होते हैं, वो किसी लोकल डिस्क में नहीं होंगे। तो वो क्या है? स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। आपका एप्लीकेशन अगर उसमें कुछ हार्डवेयर की कनेक्टिविटी है, या तो उसको स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपैटिबल रहना पड़ता है, इनपुट हार्डवेयर से आते हैं, तो हमें चेक करना पड़ता है कि दैट हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। मतलब सिंपली हमारा एप्लीकेशन डिफरेंट हार्डवेयर को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। तो ये एक एग्जांपल कैमरे का हो जाता है, एक हार्डवेयर का दूसरा हो जाता है मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर का। इवन आपके जो लैपटॉप रहते हैं, लैपटॉप को आता है एक्सटर्नल माउस, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक एक्सटर्नल कीबोर्ड, और कुछ आता है स्कैनर। स्कैनर में होते हैं ना Yes. Printer. प्रिंटर। ये क्या है? सारे हार्डवेयर है, ये सपोर्टेड रहते हैं हमारे स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अगर वायरलेस भी है या तो वायर्ड भी है, फिर भी उसका कॉन्फ़िगरेशन किया रहता है। वायरलेस है तो उसको ड्राइवर्स होने चाहिए, वैसे ही सारी चीजें। वायर्ड है तो उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। एंड अगर मैं जब अगर वायरलेस होगा तो सर्च करता हूँ तो वो सर्च डिवाइसेस में दिखना चाहिए कि एक्टिव डिवाइसेस में। उसके बाद उसको सिलेक्ट करने के बाद वो प्रिंट उसी में जानी चाहिए, वो स्कैन वहां से ही होना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक थिंग्स है। तो कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग में आप लोग क्या बताओगे? सिंपली we just have to check that where our application is supporting different hardwares or not, or application is working with different hardwares or not। तो ये हार्डवेयर के लिए आप लोगों को सिर्फ एक दो एग्जांपल यहाँ पे बता देने, जैसे कि आप बता सकते हो कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, वेब कैमरा है, देन फिंगरप्रिंट स्कैनर रहता है, और भी बहुत सारे स्पेसिफिक हार्डवेयर है। तो ये आप लोगों को सिर्फ उसके एग्जाम्पल के हिसाब से बता। एंड लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये टेस्टिंग करने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते। क्यों नहीं रहते?
क्योंकि ये पार्ट हार्डवेयर के रिलेटेड, हमारा काम उसके रिलेटेड नहीं, ये एप्लीकेशन की बाहर की चीज है। मोस्टली हम लोग ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट एप्लीकेशन की अंदर वाली चीजों में रखते थे, जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग के सारे पार्ट हमारे इसमें हैं। लेकिन नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के जो कुछ चीजें सॉफ्टवेयर रिलेटेड रहेगी वो हम लोग चेक कर सकते हैं, बट रिलेटेड टू हार्डवेयर या तो रिलेटेड टू अदर एप्लीकेशन हम लोग उसकी टेस्टिंग नहीं करते। इसलिए कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग जो टाइप है या तो जो पार्ट है उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती। दैट्स इट। समझ में आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग? Yes. sir. Yes. Yes, sir. किसी को इसमें नो? ओके, न्यू हेडलाइन दे दो, इंटर सिस्टम टेस्टिंग। फोर्थ वन है इंटर सिस्टम टेस्टिंग। कंसेप्ट है इंटर सिस्टम टेस्टिंग कि आपका एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ये है व्हाट्सएप, ठीक है। आप लोग ये व्हाट्सएप डेली बेसिस पे यूज करते हो, आप लोग इंस्टाग्राम भी डेली बेसिस के ऊपर यूज करते हो, आप लोग फेसबुक भी डेली बेसिस के ऊपर यूज करते हो। तो स्पेसिफिक कंसिडर कर लो, आपका जो इंस्टाग्राम है उसमें एक सेटिंग रहती है, उसमें अगर आप यहाँ पे स्टोरी अपलोड कर देते हो तो वहां पे एक ऑप्शन पूछा जाता है, शेयर दिस स्टोरी ऑन फेसबुक। क्या ऑप्शन आता है? शेयर दिस स्टोरी ऑन फेसबुक। तो अगर उस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली उस फेसबुक के आपके प्रोफाइल के ऊपर वही स्टोरी अपलोड हो जाती है। आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फेसबुक एप्लीकेशन। तो वहां पे क्या हो जाता है, ये एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन के साथ डेटा शेयर कर देता है। आप लोगों को सिर्फ करनी क्या पड़ता है, परमिशन देनी पड़ती है, बाकी कुछ भी नहीं। यूजर इनपुट से परमिशन रहेगी, दैट्स इट। तो ये क्या कर दिया, इस एप्लीकेशन ने दूसरे एप्लीकेशन के साथ डेटा शेयर कर दिया, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कर लिया कि हाँ यहाँ पे मैंने स्टोरी अपलोड की है, मुझे यूजर से परमिशन मिली है, वहां पे भी अपलोड कर दो, दैट्स इट। ये डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं एंड ऑटोमेटिकली फेसबुक के ऊपर भी स्टोरी अपलोड हो जाती है। आपने कोई तो पोस्ट यहाँ पे डाल दी एंड सेम पोस्ट वहां पे ऑप्शन था कि शेयर दिस पोस्ट ऑन फेसबुक, देन आल्सो आपकी यहाँ पे पोस्ट वो आ जाती, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या हो रहा है, स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे शेयर हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। इवन आप लोग कोई तो स्पेसिफिक व्हाट्सएप के ऊपर आपको एक इमेज आती है, फॉर एग्जांपल ये इमेज आ गई, आप उस इमेज को ओपन कर लेते हो, ओपन करने के बाद आप लोग क्या करते हो, उस इमेज को आपको शेयर करना है। तो वहां पे ऊपर जैसे इमेज ओपन कर लेते हो वहां पे 3 डॉट मिल जाते हैं, तो वो 3 डॉट मतलब वो स्पेसिफिक सेटिंग थिंग्स रहती है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा शेयर। जैसे ही शेयर ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक कर देते हो तो आपके स्क्रीन के सामने एक पॉपअप आ जाता है जिसमें ऑप्शन मिल जाएगा कि ये स्पेसिफिक जो कोई इमेज रहेगी वो व्हाट्सएप पे शेयर करनी है या ब्लूटूथ से शेयर करनी है या तो वाईफाई डायरेक्ट जो कुछ रहेगा उससे शेयर करनी है, इंस्टाग्राम पे शेयर करनी है, फेसबुक पे शेयर करनी है, कैसे आप लोगों को दूसरे एप्लीकेशन के साथ शेयर करना है या तो किसको शेयर करना है, ये भी ऑप्शन मिल जाए। तो ये क्या है, हमारे पास ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ब्लूटूथ से स्पेसिफिक सिलेक्ट किया या ब्लूटूथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो वो ब्लूटूथ ऑन करेगा ऑटोमेटिकली, उसके नियर बाय जो डिवाइसेस रहेंगे वो सर्च करेगा, जो हमें डिवाइस चाहिए उसको हम अगर क्लिक कर देते हैं तो वो फाइल या तो जो फोटो रहेगी ऑटोमेटिकली उस पर्सन को चली जाती है। क्या है, सिर्फ ब्लूटूथ डिवाइस से, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक मीडियम है उसके हिसाब से हम लोग एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरा एप्लीकेशन में शेयर कर रहे हैं। तो वो पार्ट आता है इंटर सिस्टम टेस्टिंग। तो हमें सिर्फ इतना ही चेक करना पड़ता है कि वी आर एबल टू शेयर डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू डिफरेंट एप्लीकेशन और नॉट। अभी वो जो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन होगा
वो रहता है XML लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो XML लैंग्वेज रहती है वो हमें दिखती नहीं है बिल्कुल भी, ये दिखने वाला पार्ट नहीं रहता, UI पार्ट नहीं रहता। जब आप लोग API टेस्टिंग पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ये स्पेसिफिक पार्ट वर्कआउट कैसे होता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे चेक क्या करना है इंटर सिस्टम टेस्टिंग में कि हमारा एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ डेटा शेयर कर रहा है या नहीं। मतलब आप लोग फेसबुक से सॉरी इंस्टाग्राम से फेसबुक के ऊपर डेटा शेयर कर पा रहे हो या नहीं, या तो व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम से कुछ शेयर कर रहे हैं या नहीं। हर एक चीज, जैसे कि मैं क्या कर देता हूँ, गूगल मीट की लिंक क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड वो लिंक कॉपी करके क्या कर देता हूँ, स्पेसिफिक डेटा जो कुछ है वो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं होता कभी कि आप लोग क्या कर देते हो, व्हाट्सएप ओपन कर लेते हो, व्हाट्सएप में वो लिंक मिल जाती है आप लोगों को, उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद कभी ऐसा हुआ है क्या कि वो लिंक गूगल मीट को रिडायरेक्ट करने की बजाय आपको कहीं अदर एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाती है? नहीं होता कभी भी ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ उसका इंटरलिंकिंग रहता है। वो लिंक जो रहेगी उसके ऊपर क्लिक करने के बाद उसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को उसने ओपन करना चाहिए, एंड वो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद स्पेसिफिक उसी मीटिंग में जाना चाहिए यूजर। तो उस एप्लीकेशन को ओपन तो कर रहा है लेकिन किसी अदर मीटिंग में ही उसकी एंट्री हो रही है, तो मीनिंग जीरो है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती। तो इंटर सिस्टम टेस्टिंग में हमें सिर्फ इतना ही बताना पड़ता है कि हमारा एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ डेटा शेयर कर रहा है या नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एंड वो हम लोग चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? तो API टेस्टिंग है, उसके लिए वेब सर्विस टेस्टिंग है, ये डिफरेंट ऑप्शंस है। तो आप वो यूज करके डेटा शेयर कर रहा है या नहीं चेक कर सकते हैं। अगर UI वाला पार्ट है तो UI टेस्टिंग नॉर्मली आप कर सकते हो, बट अगर UI नहीं है, जहाँ पे हमें कुछ भी चीजें दिखाई नहीं दे रही, तो वहां पे API टेस्टिंग, वेब सर्विस टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। ओके, तो आप लोगों को इंटर सिस्टम टेस्टिंग एक ही डेफिनेशन में बताना है कि it is the process of checking whether our application is sharing data with other applications or not, and we are involved in this testing. ये 2 पॉइंट बता दो, दैट्स इट। उसके बाद एक एग्जांपल वहां पे बता दो, कोई भी एक दो एप्लीकेशन का कि एक दूसरे के साथ वो डेटा शेयर करते हैं, कैसे करते हैं, दैट्स इट। एंड आप बता सकते हो कि ये जो कम्युनिकेशन होता है दो एप्लीकेशन के बीच में, वो हमेशा XML लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। इतना ही आप लोग बताओगे इंटर सिस्टम टेस्टिंग। यस सर। ओके, Yes, sir. तो देखो अच्छी तरह से ध्यान दे दो कि सिंपल सा सिनेरियो क्या है। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा उसमें कि ये जो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग है इसके ऊपर आप लोग काम नहीं करते, ठीक है। जो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग है इसमें आप लोग काम नहीं करते, सिंपल सा फैक्टर है। तो अगर आपका काम नहीं है तो किसका है? जो हार्डवेयर इंजीनियर रहते हैं, इंस्टॉलेशन या तो स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट देखते हैं, ये सारी चीजें वही देखेंगे। प्लस वो हार्डवेयर होने के बाद, ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, प्ले स्टोर से कुछ ना कुछ एप्लीकेशन को उठा लेते हो, मतलब डाउनलोड कर लेते हो। तो अगर प्ले स्टोर से हम लोग स्पेसिफिक सेकेंड प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद देखो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद पहले हमें क्या करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है कि वो कॉन्टैक्ट का एक्सेस देना पड़ता है, मीडिया का एक्सेस देना पड़ता है, ये सारी चीजें। उसके बाद वो जब हम लोग कर रहे हैं तो उसका इंटरफेस इजी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देता हूँ मेरे मोबाइल में या तो लैपटॉप में, तो उसका इंटरफेस इजी होना चाहिए, मतलब आपको इजीली वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। देन आपके लैपटॉप में या तो मोबाइल में जो कुछ है वहां पे मेमोरी अवेलेबल होनी चाहिए, ये थर्ड थिंग है। एंड जब भी आपका काम खत्म होता है तब आप वो ऐप को अनइंस्टॉल करने चाहते हो तो वो पॉसिबल होना चाहिए। नहीं तो इंस्टॉल तो हो गया लेकिन अनइंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस ही नहीं है। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ठीक है, इसीलिए स्पेसिफिक ये सारी चीजें इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में चेक की जाती है। बट आपका काम नहीं है, इंस्टॉलेशन करने वाले लोग दूसरे रहते हैं, उसका टेस्टिंग करने वाले लोग भी दूसरे रहते हैं। जैसे कि हार्डवेयर वाला अलग पर्सन रहेगा, सॉफ्टवेयर वाला अलग पर्सन रहेगा, इंस्टॉलेशन वाला अलग रहेगा, सिक्योरिटी वाला भी अलग रहता है, परफॉर्मेंस वाला भी अलग रहता है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग पर्सन अवेलेबल रहते हैं। हमारा काम ये इंस्टॉलेशन वाला कभी भी नहीं है, इतना याद रख लेना। हाँ ठीक है, चलो आप एक बार चेक कर सकते हो कि हाँ वो इंस्टॉल प्रॉपरली हो चुका है या नहीं, लेकिन आपको क्या पता है उसको सेटअप करने के लिए कितनी फाइल्स लगती है, ये आपको थोड़ी पता है। या तो उसके जो एक्स्ट्रा सपोर्टेड फाइल रहती है या तो पैकेजेस रहते हैं, आपको थोड़ी पता रहेंगे ना, आप एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, आपको थोड़ी उस पैकेजेस के बारे में पता होगा। तो ये सेटअप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आपको पता नहीं होता। हाँ चलो ठीक है, आप इजी इंटरफेस के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन हाउ टू चेक द डिस्क स्पेस, ये आप कैसे चेक कर पाओगे? तो ये सारी चीजें आपको पता नहीं होती, इसलिए ये आप process of checking installation of our build is nothing but application, okay, और मॉडल उसको हम लोग बोलते हैं विथ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इनटू कस्टमर लाइफ कॉन्फ़िगरेशन। टेक्निकल डेफिनेशन है, उस टेक्निकल डेफिनेशन को कैसे रिमूव करना है या तो चेंज करना है। सिंपली आप बोल सकते हो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग whether our application is able to install on customer configuration। कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन मतलब कस्टमर के जो एक्सपेक्टेड प्लेटफॉर्म रहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी या तो जो कुछ स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस रहेगा, जो कुछ लैपटॉप या तो मोबाइल हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, तो उसके ऊपर इंस्टॉल कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन वेब बेस्ड रहते हैं, वेब बेस्ड मतलब सिंपली वो इंटरनेट के ऊपर, मतलब हम लोग ब्राउजर्स के ऊपर उसको लोड कर देते हैं, उसका एपीके फाइल नहीं रहता, ठीक है, मतलब उसकी सिर्फ यूआरएल रहेगी। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन रहेंगे उसकी यूआरएल भी रहती है प्लस उसका स्पेसिफिक ऐप भी रहता है, वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं ऐसे। जैसे कि गूगल मीट, आप लोग गूगल मीट इंस्टॉल भी कर सकते हो प्लस वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी है, आप ब्राउजर में डायरेक्टली उसकी लिंक हिट करके उसको ओपन कर सकते हो, तो ऐसे एप्लीकेशन। तो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में हमें यही चेक करना होता है कि वी आर एबल टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर ऑन कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन और नॉट। तो कस्टमर के जो कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे उसके ऊपर हम लोग इंस्टॉल कर पा रहे हैं या नहीं, इतना ही हमें चेक करना। तो उसके लिए टेस्टर अलग से रहेंगे। तो आपको ये इंस्टॉलेशन टेस्टिंग जो कंसेप्ट है वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने आपको पूछा तो सिर्फ इतना ही बताना है, पहले एक डेफिनेशन बता दो, डेफिनेशन के बाद यहाँ पे क्या लिखा है देखो कि प्रोडक्ट बेस एक्सेट्रा थिंग्स, ये बिल्कुल भी चीजें बतानी नहीं है। ये चीजें हैं ये बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक डेफिनेशन बता देनी है। देन उसके बाद एक स्पेसिफिक कौन इन्वॉल्व रहता है वो लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद ये डेस्कटॉप कंपेटिबिलिटी मतलब क्या रहता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी गूगल मीट वाला बता दिया कि वो एप्लीकेशन क्या है, आप इंस्टॉल भी कर सकते हो प्लस वेब पे भी हिट कर सकते हो। तो अगर मैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देता हूँ तो वो प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए, वो एप्लीकेशन मुझे प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, इसलिए सारी चीजें हैं। देन उसके बाद आपको ये 4 पॉइंट एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये वाले। तो क्या क्या है देखो, यहाँ पे सेटअप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या दिया है इसमें कि वी हैव टू चेक दैट वेदर द पैकेज हैव ऑल फाइल्स, ठीक है। जो पैकेज रहता है उसमें सारी बैकअप फाइल्स रहती है प्लस उसके अंदर जो कुछ डेटा फाइल्स रहेंगी, सेटअप फाइल रहेगी, एग्जीक्यूशन फाइल रहेगी, ये सारी चीजें उस पैकेज में आ रही है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद उस पैकेजेस के साथ रहते हैं ड्राइवर्स, तो ड्राइवर्स भी सारे ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, नहीं तो मैं इंस्टॉल करने जाता हूँ कुछ ड्राइवर मिसिंग है तो एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा, इसलिए ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये फर्स्ट सेटअप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आप बताओगे पैकेजेस होने चाहिए और उस पैकेज में सारी फाइल्स अवेलेबल होनी चाहिए, एंड उसके साथ जो ड्राइवर्स लगते हैं वो ड्राइवर सारे के सारे उस एप्लीकेशन के साथ
उस पैकेज में अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। थर्ड थिंग, यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ exe फाइल। ओके, वन सेकेंड बोलना। 17 कोणता? नॉट शुअर, बघावं लागेल. डिसेंबर एंड. नाही आता एक पण नाही. मग एक काम कर ना, मी लेक्चर मध्ये मग लेक्चर झालं तुला फोन करतो. हो करतो. ओके, तो सिंपली हम लोग देख रहे थे कि चेक इंस्टॉलेशन ऑफ exe फाइल. आप लोग जब भी कुछ एप्लीकेशन, जब कभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने जाते हो तो आपको आराम से दिख जाता है कि उस एप्लीकेशन की .exe फाइल रहती. कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग लैपटॉप में इंस्टॉल कर देते हो ना, तो उसकी .exe फाइल रहती, वो इंस्टॉलेशन करने वाली फाइल रहती. उसके ऊपर हम लोग जब डबल क्लिक कर देते हैं तो वो फाइल इंस्टॉल होना स्टार्ट होता है. ये सिंपल सी थिंग है. तो वो .exe फाइल अवेलेबल होनी चाहिए. नहीं तो आपने एक कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया लेकिन उसकी ये exe फाइल ही जनरेट नहीं हो रही, तो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे. तो ये exe फाइल आनी चाहिए, उसके साथ सारे ड्राइवर्स आने चाहिए एंड सारी की सारी फाइल्स होनी चाहिए. नहीं तो अगर एक भी फाइल मिसिंग है तो आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता. इतना याद रखना. तो ये सारी चीजें पहले चेक करनी पड़ती है. उसके बाद आता है सेकेंड वर्ड, इजी इंटरफेस. तो इजी इंटरफेस मतलब क्या है? आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो, स्नैपचैट, बहुत सारे एप्लीकेशन है. एंड अगर आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल करते समय आपकी सारी चीजें डाउनलोड कर ली, आपने वो सेटअप कर लिया. जैसे ही आप लोग उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वो एप्लीकेशन आपको इजीली समझ में आना चाहिए. अगर आपको वो समझ में ही नहीं आता कि फर्स्ट पेज के ऊपर करना क्या है, सेकेंड पेज के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन डालनी, थर्ड पेज के ऊपर क्या चीजें फॉलो करनी, अगर आपको ये फ्लो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो उस एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत खराब है. ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इजी इंटरफेस, मतलब यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन. हाँ, मुझे सारी चीजें वहां पे समझ में आनी चाहिए, क्या प्रोसीड करना है. उस एप्लीकेशन ने मुझे नेविगेट करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ये डालनी है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन डाल दो, लाइक दैट. तो ये इंटरफेस रहता है. आपको दिखने वाली जो चीजें है वो इजीली समझ में भी आनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे मोबाइल नंबर डालो, देन उसके बाद इस बटन के ऊपर क्लिक करो, लाइक दैट. तो हमें ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है इस स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन के टाइम पे. इंटरफेस शुड बी यूजर फ्रेंडली, दैट्स इट. एंड उस एप्लीकेशन ने आपको अच्छी तरह से नेविगेट करना चाहिए. तो ये आपको प्रॉपरली चीजें चेक करनी पड़ती है. उसके बाद आता है डिस्क स्पेस. सिंपल सा फैक्टर है, अगर आपके लैपटॉप रहेगा या तो मोबाइल रहेगा, उसमें जगह ही नहीं है. ठीक है, कंसिडर कर लो वो एप्लीकेशन है 1 GB का और आपके पास 500 MB ही, जो सॉरी 500 का जो कुछ रहेगा स्पेसिफिक, वही आपके लिए जगह अवेलेबल है. मतलब आधा GB जगह कम कर. तो अगर ऐसा है, आपके पास डिस्क स्पेस कम है, तो उसने सिस्टम ने एरर मैसेज देना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसने ये एरर मैसेज देना चाहिए, इनसफिशिएंट स्पेस, नॉट इनफ स्पेस, unable to install the application due to less memory space. ऐसे डिफरेंट मैसेजेस आपके स्क्रीन के ऊपर आना ही चाहिए कंपलसरी. आपका एप्लीकेशन का साइज, आपके मेमोरी का साइज, ये दोनों भी चीजें चेक होती है. दोनों भी चीजें अगर मैच होगी तभी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है, अदरवाइज एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर पाते. इसलिए डिस्क स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा. तो हमें any application need, देखो, disk space at the time of installation, tester check whether the disk space is available or not. If there is an insufficient disk space, then error should be displayed, that is insufficient disk space. तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपरली चेक करनी पड़ती है, बाकी कुछ भी नहीं. ठीक है, तो ये 3 चीजें आप लोगों ने स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन के टाइम पे चेक करनी पड़े. ठीक है, उसके बाद अभी ये सारी चीजें चेक कर लिया, आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली इंस्टॉल भी हो चुका है. अभी इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट नेक्स्ट प्रोसेस? उसको
अनइंस्टॉल कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनइंस्टॉलेशन वाली प्रोसेस, आप जब भी कभी किसी एप्लीकेशन को यूज कर लेते हो, आपका काम खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई तो स्कैनर वगैरह डाउनलोड किया, वो इंस्टॉल कर दिया, आपका काम खत्म हो चुका है, आपको उसकी वापस जरूरत नहीं, आप क्या कर लेते हो, उसको अनइंस्टॉल कर देते हो। तो जब भी आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने जाते हो, तो आपको चेक क्या करना पड़ता है कि आप पहले अनइंस्टॉल कर पा रहे हो या नहीं, आपको वो ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही अनइंस्टॉल कर देते हो, वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल से या तो जो डेस्कटॉप रहेगा वहां से चला जाना चाहिए, उसकी शॉर्टकट फाइल भी चली जानी चाहिए। देन थर्ड थिंग, उसने जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की थी वो सारी फ्रीज होनी चाहिए। उसकी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइल मैनेजर में स्टोर रहती है वो भी फ्रीज होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना कि आपने एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया, स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी जो डेटा है वो एज इट इज वहां पे ही पड़ा है, उसकी मेमोरी जितनी ऑक्यूपाई की थी उसने वो एज इट इज वहां पे है, वो फ्रीज नहीं हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने अनइंस्टॉल कर दिया तो वो सारी चीजें भी निकल के जानी चाहिए। हाँ, उसका डेटा आपने कहीं पे स्टोर रखा है तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो बाकी की उसने मेमोरी ऑक्यूपाई की थी वो फ्रीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, इंस्टॉलेशन कर पा रहे या नहीं, उसकी फाइल्स आ रही या नहीं, इजी इंटरफेस, मेमोरी, अनइंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें आपको इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में चेक करनी पड़ती है। सिर्फ ये सारी चीजें एक एक सेंटेंस, दो दो सेंटेंस में बता दो एंड बात खत्म कर दो। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग आप लोग करते नहीं हो। तो ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का टाइप समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को डाउट यहाँ पे? शामल। सर व्हेनेवर वी डू टेस्टिंग ना, मतलब कोई भी किसी भी टाइप का टेस्टिंग करते हैं तो हर एक के लिए कोई टेस्ट केस लिखना होता है या फिर नॉर्मली टूल में रहता है? हम जो काम करते हैं ना उसके लिए हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं। अगर परफॉर्मेंस के टेस्ट केस लिखने हैं तो वो परफॉर्मेंस टेस्टर देख लेता है, या तो जो कोई सिक्योरिटी करेंगे तो वो देख लेगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं रहता। कुछ लोग लिखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सिर्फ स्क्रीनशॉट के ऊपर काम चला देते हैं। ओके लेकिन हम जो काम करते हैं सॉफ्टवेयर की इंटरनल फंक्शनलिटी, उसमें हर एक चीज का हमें टेस्ट केस लिखना पड़ता है। ओके, मतलब फंक्शनल टेस्टिंग में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट डाउन द टेस्ट केसेस, यस। एंड नॉन फंक्शनल में जो हमारे हैं जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए भी लिखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि हम जहाँ पे काम करते हैं वहां पे हमारी टेस्ट केस आनी ही चाहिए। ओके ओके ओके, तो ये देखा हम लोगों ने स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। अभी नेक्स्ट टाइप वो है ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। चलो, इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कहाँ पे है और कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो सिंपल सा फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एप्लीकेशन इज सपोर्टिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस और नॉट। अब जितने एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना अभी, वो सारे के सारे आप लोगों को स्पेसिफिक डिफरेंट लैंग्वेज में मिलेंगे। सेकेंड, हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे। यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग फेसबुक के ऊपर। जैसे ये फेसबुक के पेज के ऊपर अगर आप जाते हो तो नीचे देखो, उसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिंपली इंग्लिश, यूके, मराठी, हिंदी, जो कितनी लैंग्वेजेस है पहले एक रेफरेंसेस कैसे आते हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैं इंडिया से इस एप्लीकेशन को हिट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पहले अपने जो कुछ रिलेटेड लैंग्वेजेस रहेंगे ना वो दिख जाएंगे। अगर मैं किसी अदर कंट्री से उस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ ना, तो उस कंट्री में जितनी लैंग्वेजेस यूज होती है ना वो पहले यहाँ पे दिखा देगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। एप्लीकेशन को ऐसे ही डेवलप किया जाता है कि कंट्री के हिसाब से इंफॉर्मेशन उसने दिखानी चाहिए। अगर मैं दूसरे और कोई कंट्री में जाता हूँ तो उनकी लैंग्वेज पहले यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोकेशन के हिसाब से वो एक्सेस कर लेते हैं सारी चीजें एंड आपको वो एप्लीकेशन का सारी चीजें दिखा देते हैं। तो अभी आपको चेक क्या करना है, देखो कि आपको चेक करना है वेदर आवर एप्लीकेशन इज सपोर्टिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस और नॉट। अगर यहाँ पे ऑप्शन तो उन्होंने प्रोवाइड किया है
कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी, अगर मैं उसको मराठी के ऊपर क्लिक कर देता तो एप्लीकेशन की चीजें मराठी में कन्वर्ट होनी ही चाहिए। उसके बाद हिंदी में डाल देता हूँ तो वो स्पेसिफिक हिंदी में कन्वर्ट होना ही चाहिए। तो ये चीजें हैं कि सिंपली वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपनी सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये सेंटेंस बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हर जगह पे ये चेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद पीपल इन्वॉल्व टेस्टर, मतलब हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये चीज आप लोग बता दोगे। उसके बाद उसको दूसरा नाम दिया है कि मल्टी लैंग्वेस्टिक फीचर चेकिंग, मतलब ये जो फीचर है मल्टीपल लैंग्वेज का उसको चेक करना है हमें, दैट्स इट। उसके बाद देखो सिंपल सी थिंग है, आप लैंग्वेजेस तो चेंज कर लेते हो लेकिन जो नंबर्स रहते हैं वो सेम ही रह जाते हैं इन इंग्लिश। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोग नंबर चेंज नहीं करते बैठे, उसको कॉमन नंबरिंग रखा जाता है मोस्टली एप्लीकेशंस में, वो रहता है स्पेसिफिक इंग्लिश में, दैट्स इट। तो अभी ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग के 3 टाइप है। ये 3 टाइप कौन से है, एक है लोकलाइजेशन, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है देखो, उसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन एंड ग्लोबल टेस्टिंग। ठीक है, तो लोकलाइजेशन टेस्टिंग, इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग एंड ग्लोबल लैंग्वेज टेस्टिंग, ये 3 चीजें हैं हमारे लिए। तो लोकलाइजेशन टेस्टिंग या तो लोकल लैंग्वेज टेस्टिंग उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हमें वो लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, इतना ही चेक है। तो लोकल लैंग्वेजेस कौन से रहते हैं हमारी, लाइक मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम एक्सेट्रा। जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस रहेंगी उसको अगर वो एप्लीकेशन उस लैंग्वेजेस में डेवलप किया है तो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। मतलब कोई ऐसा एप्लीकेशन रहता है, अभी ये जो फेसबुक है ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, तो इसलिए वो सारे लैंग्वेजेस में आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं इस प्लस सिंबल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफिक चीजें हैं। अभी ये तो लोकल लैंग्वेजेस वाला पार्ट है। आपके प्ले स्टोर पे अगर आप जाते हो तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मिलेंगे जो सिर्फ इंडिया के स्पेसिफिक है, और इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो उस भाषाओं को यूज करके आपके उस एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। तो उसमें बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस है, तो वो लोकल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है या नहीं, ये हमें पहला चेक करना पड़ता है। अभी कुछ एप्लीकेशन रहते हैं जो स्पेसिफिक कंट्री के हिसाब से मल्टीपल कंट्रीज में यूज किए जाते हैं, तो वो इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग में आता है या तो इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग में आता है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस मतलब सिंपल थिंग है कि आपकी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज, दूसरे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज, तीसरे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज, उस ऑफिशियल लैंग्वेजेस को उसने सपोर्ट करना ही चाहिए। तो हम लोग इंडिया में, तो इंडिया की स्पेसिफिक नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। हिंदी। देखो हमारी कोई भी नेशनल नहीं। लैंग्वेज नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोग उसको हिंदी बोलते हैं लेकिन वो ऑफिशियली बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, ऑफिशियली ऐसी कोई भी लैंग्वेज हमारे डिक्लेयर नहीं है कि वो नेशनल लैंग्वेज है, सिर्फ हिंदी को कंसीडर किया जाता है। तो इंटरनेशनलाइजेशन में, एक मिनट फिर बोलो ना, गुड मॉर्निंग बोलो ना, रिझ्यूम पाठवले ना दोन्ही पण बॅच? हो रात्री मेसेज नसेल टाकणार मी बी तरी, मी टाकतो मेसेज लेक्चर झाला की चालू आहे। मॉर्निंगची 8 ऑक्टोबर बॅच, हा मी रिझ्यूम पाठवलेले आहेत रात्रीच, मेसेज टाकून देतो। हो चालेल चालेल, नाही चेंज नाही होणार त्याच्यामध्ये, टाइम भरपूर आहे त्याच्यामुळे होऊन जाते। ठीक आहे चालेल। ओके, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग में हम लोग चेक करेंगे वो स्पेसिफिक इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जो कुछ कंट्री के ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहते हैं, लाइक दैट। उसके बाद लास्ट वन आता है ग्लोबल। तो ग्लोबल में आप लोगों की एक ही मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। सब कंट्री में वो यूज हो जाती है, कॉमन लैंग्वेज। तो वो उस कॉमन लैंग्वेज को हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है या नहीं,
इतना ही हमें चेक करना है। तो अभी ये चीजें तो आप लोगों ने देख ली, ठीक है, सिंपल सा फैक्टर ये आप लोगों ने देख लिया, लेकिन आपको अदर कंट्री की लैंग्वेज आती है क्या? तो आप टेस्टिंग कैसे करोगे? एनी आइडिया? अगर मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में कोई तो एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर देता हूँ और आपको बोल देता हूँ क्या इसको टेस्टिंग करना है, पॉसिबल है? नहीं सर, नो सर। तो कैसे बताएंगे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है? कैसे टेस्ट करोगे दूसरी लैंग्वेज को? कुछ सिनेरियोज ये होंगे आइकॉन को चेक करके। सर ट्रांसलेशन का कोई स्कोप होगा? हेलो, हाँ बोलिए। आइकॉन चेक करेंगे तो पता चलेगा। सेम आइकॉन पे सिर्फ आइकॉन, एंड व्हाट अबाउट टेक्स्ट, अदर फंक्शनैलिटी कैसे समझ में आएगी? उसको भी टेस्ट करना पड़ेगा ना? कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश। नो, So वेब पेज पे ऑप्शन दिया जाता है वैसे, मतलब यू नो कन्वर्ट द लैंग्वेज इनटू द व्हाटएवर इट इज इन द कंट्री ऐसे। हाँ कन्वर्ट तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड होगी क्या वो लैंग्वेज? नहीं, देन उसको कंफर्मली टेस्ट कैसे करोगे? सर हम उसको टेस्ट करेंगे हमारी लैंग्वेज में एंड देन वी चेक दैट आफ्टर, मतलब लैंग्वेज चेंज करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनकी लैंग्वेज का हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इफ आई एम अ टेस्टर देन आई विल चेक कि मेरी लैंग्वेज में हाँ हो रहा मेरे है। लैंग्वेज में टेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, एंड उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लेकिन मुझे क्या गारंटी कि इसको यही बोला जाता है, या तो ये जो कुछ मेरे फंक्शनैलिटी में ये वर्ड दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हाँ चलो हिंदी में इसको स्पेसिफिक ये सारी चीजें बताई जाएगी, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ स्पेसिफिक दूसरी कोई तो लैंग्वेज, तो क्या पता उस वर्ड का मीनिंग वही होगा? आप श्योर रहोगे क्या उसके ऊपर? नो Then? श्योरिटी तो नहीं है, बट कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेटर में चेक करना पड़ेगा। बेसिकली कुछ सिनेरियो दिए होंगे ना सर, टेस्ट केसेस में वो No. चेक कर, क्रॉस चेक कर। देखो हमें 100% डिफेक्ट फ्री एप्लीकेशन भेजना होता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ऐसा, तो हम लोग 50-50 चांसेस या तो 90-10% ऐसे भी चांसेस नहीं ले सकते कि 90% करेक्ट है 10% इनकरेक्ट है। ऐसा एप्लीकेशन भी हम लोग मार्केट में नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए ना ही हम लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज करेंगे, ना ही कुछ अदर टेक्निक फॉलो करेंगे, या तो कुछ अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ऐसा कुछ करेंगे। नो, देखो हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तो हम लोग ये टेस्टिंग कर पाएंगे ग्लोबल लैंग्वेज वाली, क्योंकि इंग्लिश तो हमें आती है, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कंट्री की आती है, तो हम लोग उस ऑफिशियल लैंग्वेज की टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे किसी दूसरे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर काम करना है या तो उसको टेस्ट करना है, तो ये चीज मैं नहीं कर सकता। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? मैं दूसरी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर मुझे आती नहीं है तो मैं उसको टेस्ट नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे टेस्टर को हायर करते हैं जो स्पेसिफिक उस कंट्री की लैंग्वेज को जानता है, या तो लैंग्वेज स्पेशलिस्ट उसको बोला जाता है। लैंग्वेज स्पेशलिस्ट टेस्टर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रहते हैं अगर आपको जरूरत है तो। अदरवाइज हर एक कंपनी के अलग अलग कंट्रीज में एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो वैसे ही हायरिंग किया जाता है। जैसे कि इंडिया के लिए अगर मेरे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ एंड मेरा प्रोजेक्ट थाईलैंड में भी वर्कआउट कर रहा है, तो वहां का भी एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे टीम में एज अ टेस्टर होना ही चाहिए, क्योंकि इंडियन इसमें अगर चेंज हो जाते हैं, उस एप्लीकेशन में कुछ तो चेंजेस किए तो वो इंडियन लैंग्वेज में भी चेंज हो जाएंगे, प्लस थाई लैंग्वेज में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो मुझे तो थाई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो दूसरा टेस्टर जो थाईलैंड से है वो उस स्पेसिफिक पार्ट को चेक कर पाएगा, टेस्ट कर पाएगा। ये रहता है स्पेसिफिक। हमें 100% एप्लीकेशन करेक्ट बनाना है, तो उसको मैं खुद के मतलब अजम्पशंस के ऊपर या तो मैं गूगल ट्रांसलेट करके ये सारी चीजें नहीं कर सकता। दैट इज द गारंटी। कॉन्फिडेंस कितना है उस एप्लीकेशन करेक्ट है, इतना नहीं है ना। तो इसलिए वो टेस्टर अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, या तो आपको हायर करना पड़ता है, लेकिन जितने लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है उसमें 100% करेक्ट एप्लीकेशन होना चाहिए।
उस लैंग्वेजेस में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गलतियां है एंड वहां के यूजर्स अगर उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वो निगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर आपको कंसिडर कर लो आप अपने स्पेसिफिक हिंदी में इस एप्लीकेशन को अभी कन्वर्ट कर चुके हैं एंड आपकी हिंदी यहाँ पे गलत लिखी है, तो आप उस एप्लीकेशन को यूज करोगे क्या? नहीं ना। आप भी सोचोगे कि हाँ क्या एप्लीकेशन बनाए, इनको सिंपल सी हिंदी में एप्लीकेशन कन्वर्ट करने नहीं होता है, तो गलत हिंदी डाली है, तो आप बोल रहे हो फालतू एप्लीकेशन है, मैं क्यों यूज करूंगा? तो इसलिए अगर किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो परफेक्ट कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं वहां पे मिस्टेक्स है, बिल्कुल भी वो एक्सेप्टेबल नहीं रहती। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपरली चेक करनी पड़ती है। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है? चलो आपके कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज आप चेक कर लोगे, आपके लोकल लैंग्वेजेस में भी, जैसे कि मैंने ये तो कंट्री के हिसाब से बता दिया। अभी लोकल लैंग्वेज में आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, आपके सिर्फ इंडिया के लिए वो एप्लीकेशन डेवलप किया गया है एंड उसमें कंसिडर कर लो ये 4 लैंग्वेजेस है। वो एप्लीकेशन को मराठी में रखा है, तेलुगु में रखा है, तमिल में रखा है, मलयालम में रखा है, लेकिन मुझे सिर्फ इन चारों में से सिर्फ मराठी लैंग्वेज ही आती है, मुझे तेलुगु, तमिल, मलयालम नहीं आती, तो मैं कैसे चेक करूंगा? तो इसलिए हमारे टीम में ऐसा टेस्टर भी होने चाहिए जिनको ये अदर लैंग्वेजेस भी आती है। तो स्टेट के हिसाब से हमारे टीम मेंबर भी रहेंगे, वो टेस्टर वहां के हायर किए जाते हैं एंड वो लोग सब कॉमन लैंग्वेज बोलेंगे, वो रहेंगे इंग्लिश। तो हम लोग सारे एक दूसरे के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे, बट एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग वो स्पेसिफिक अलग मेंबर जो स्टेट दूसरे स्टेट से रहेगा वो तेलुगु टेस्ट करेगा, तमिल टेस्ट करेंगे, देन मलयालम टेस्ट करेंगे। तो इसलिए वो हर एक पर्सन अवेलेबल होना चाहिए टेस्टिंग के लिए, दैट्स इट। तो ये रहता है लैंग्वेज फीचर टेस्टिंग, तो इसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी कि हाँ हमारी इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोग ग्लोबल लैंग्वेज टेस्ट कर पाएंगे जो कि इंग्लिश है। उसके बाद हमारी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हम लोग टेस्ट कर पाएंगे, या तो मुझे जो कुछ लोकल लैंग्वेजेस आते हैं वो मैं उसको टेस्ट कर पाऊंगा। लेकिन अगर जो कुछ लैंग्वेजेस मुझे आती नहीं है तो उस लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक टेस्टर दूसरा हायर किया जा सकता है, या तो मेरे टीम में हो सकता है, और वो रखना ही पड़ता है। मैं किसी भी रिस्क के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकता। तो ये फ्यूचर है आप लोगों का नॉन फंक्शनल में ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। ये पार्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन था इज कोई डाउट इसमें? सर, अगर किसी का ग्रामर मतलब इतना अच्छा नहीं हो तो क्या करेंगे? ग्रामर इतना अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना दोस्त। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे माइन्यूट मिस्टेक रहते हैं, स्पेशली आर्टिकल्स तो इधर उधर हो ही जाते हैं, तो कैसे करेंगे मतलब टेस्ट? मतलब बड़े बड़े लोगों को भी होते हैं, तो इसलिए पूछ रहा था। ओके सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड। हाँ बोलिए। श्योर। मतलब हाँ, वो जो आर्टिकल्स रहते हैं ना सर, वो तो बहुत क्रिटिकल मिस्टेक्स रहते हैं जो बड़े बड़े लोगों के साथ भी होते हैं, तो उसका क्या करते हैं? सिंपल थिंग, अगर एप्लीकेशन में ऐसे कोई मिस्टेक भी आ जाते हैं, ठीक है चलो हमारे साइड से गलती से रह गए, हमें वो जल्दी फाइंड आउट नहीं हो चुके, तो भी जब यूजर यूज करते हैं ना तो यूजर रिपोर्ट कर सकते हैं ना, नॉर्मल थिंग है। तो यूजर ने रिपोर्ट किया तो हम लोग उसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लेते हैं। हमें दूसरा ऑप्शन नहीं रहता, हमें वो रिजॉल्व करना ही पड़ता है। ओके प्रवीण। ओके। प्रवीण एनी डाउट? आपने हैंड रेज किया था, अनम्यूट करना है। No, sir. ओके ठीक है, तो हम लोगों ने ये 2 टेस्टिंग कंप्लीट कर ली। कौन सी? इंस्टॉलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसको आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन में कोई भी एक एप्लीकेशन का नाम ले लो और उसको बता दो कि हाँ जब भी हम वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देते हैं तो उसके सारे पैकेजेस आने चाहिए। 99% पैकेजेस आ गए, एक
1% नहीं आए तो भी वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो जब हम लोग डाउनलोड कर देते हैं तो सारे फाइल्स आने चाहिए, सारे ड्राइवर्स आने चाहिए। उसके बाद उसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो इजीली वो एप्लीकेशन मुझे समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, उसके लिए इंस्टॉल करने के लिए मेरे मोबाइल में या तो लैपटॉप में डिस्क स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। एंड जब भी मेरा काम खत्म होता है तब मैं उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तो वो अनइंस्टॉल भी होना चाहिए एंड मेरी मेमोरी फ्रीज करनी चाहिए। तो कोई भी एक एप्लीकेशन के एग्जांपल बता दो। आफ्टर दैट ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग, उसमें भी आप लोगों को बताना है कि चलो फेसबुक का एप्लीकेशन ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, पेटीएम, ये डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट। तो हम लोग जब भी एप्लीकेशन को कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रॉपरली कन्वर्ट होना चाहिए, नहीं तो 50% इंग्लिश में ही रह गया एंड 50% हिंदी में कन्वर्ट हो गया तो उस एप्लीकेशन का मीनिंग जीरो रहता है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना है, पहले एक्सप्लेन करो एंड उसमें एक एक सेंटेंस ऐड कंपलसरी होना चाहिए कि यू आर इन्वॉल्व इन दैट टेस्टिंग और नॉट। जैसे कि इंस्टॉलेशन में हम लोग नहीं रहते लेकिन ग्लोबलाइजेशन में हमारी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। दैट्स इट। तो ये 2 पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट टाइप है आप लोगों का, लास्ट वन है, वो रहेगा सैनिटेशन टेस्टिंग। चलो लिख के ले लो, ये लिख के, ठीक है। सैनिटेशन टेस्टिंग का ये जो कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली क्या है, वो है गार्बेज टेस्टिंग। गार्बेज का मीनिंग क्या होता है मराठी में या हिंदी में? कचरा। सिंपल थिंग है। सो अभी देखो कि अनवांटेड थिंग्स जिसकी जरूरत नहीं है वो चीजें अगर हमारे एप्लीकेशन में ऐड हो जाती तो हम लोग उसको गार्बेज बोल देते हैं। जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी वो चीजें ऐड हो जाती है हमारे एप्लीकेशन में तो उसको हम लोग बोलेंगे गार्बेज। सिंपल थिंग है। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट में भी नहीं रहता फिर भी डेवलपर ऐड कर देता है। ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, डेवलपर क्या करते हैं कभी कभी कि रिक्वायरमेंट में चीजें नहीं रहती फिर भी अपने दिमाग से कुछ सजेशन एक्सेट्रा थिंग्स ऐड कर देते हैं उस एप्लीकेशन। बट टेस्टर का काम क्या है वो अच्छी तरह से इम्पोर्टेंट सुनिए। हमें जितना रिक्वायरमेंट में दिया है उतना ही चेक करना पड़ता है। जितना रिक्वायरमेंट में दिया है हमारे एक्सपेक्टेशन क्या रहते हैं कि एज पर द रिक्वायरमेंट ही डेवलपमेंट होनी चाहिए, एज पर द रिक्वायरमेंट ही टेस्टिंग होनी चाहिए। तो अगर रिक्वायरमेंट में वो चीज नहीं है एंड फिर भी डेवलपर अगर कोई एक्स्ट्रा का फीचर ऐड कर देता है देन हमें वो डिफेक्ट लॉग करना पड़ता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखो, वो फर्स्ट वर्ड को चेंजेस कर लेना, सैनिटी नहीं है वो सैनिटेशन है। So it is the process we have to check the extra features which are not mentioned in the customer requirements. ऐसा फीचर हमें चेक करना है जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट में नहीं है एंड डेवलपर ने अगर ऐड किया है तो हम लोग उसे डिफेक्ट लॉक करेंगे या तो डिफेक्ट मार्क कर देंगे एंड वो रहता है सैनिटेशन डिफेक्ट या तो गार्बेज डिफेक्ट। सिंपल सी कंसेप्ट है, जो रिक्वायरमेंट में नहीं है अगर वो है तो उसको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे देखो इंपॉर्टेंट है, हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि एप्लीकेशन की टेस्टिंग तो हम ही करते हैं। एप्लीकेशन में कोई ऐसे एक्स्ट्रा की चीज आ जाती है तो हम लोग उसको डिफेक्ट बोल के मार्क कर देंगे, लॉक कर देंगे। तो जब हम वो डिफेक्ट लॉक कर देते हैं एंड डेवलपर को भेज देते हैं, अच्छी तरह सुन लो, ठीक है। अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा की चीज ऐसे मिली एप्लीकेशन में जो रिक्वायरमेंट में नहीं है तो मैं वो डिफेक्ट लॉक कर दूंगा एंड डेवलपर को भेज दूंगा। अब ये सिनेरियो क्या आता है, चलो डेवलपर को आपने भेज दिया तो डेवलपर क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा, ठीक है, कि वो चेक एग्जैक्टली आपने कौन सा डिफेक्ट लॉक किया है या तो क्या डिफेक्ट में है चीजें। एंड उसको पता चला कि उसने जो एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया था ये वाला डिफेक्ट है, तो फिर वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन कर लेता है कि हाँ ये जो मैंने फंक्शनलिटी एक्स्ट्रा वाली ऐड की थी वो एप्लीकेशन के लिए फायदे की है या नहीं है। क्या है, वो एप्लीकेशन के लिए फायदे का फीचर है या नहीं है। अगर कंसिडर कर लो डेवलपर को लगता है नहीं ये एप्लीकेशन को फायदे में हो सकता है, ये जो एक्स्ट्रा फीचर मैंने ऐड किया है एंड टेस्टर ने इसको डिफेक्ट बोल के लॉक किया, बट ये जो एक्स्ट्रा की चीज है ना वो एप्लीकेशन को फायदे की हो सकती। तो ऐसे टाइम पे डेवलपर क्या करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा काम तो डिफेक्ट लॉक करने का है लेकिन डेवलपर इसको सॉल्व कैसे कर सकता है,
पहले बिजनेस एनालिस्ट नथिंग बट द प्रोडक्ट ओनर इसको कांटेक्ट करेंगे और उसको बोल देंगे कि हाँ ये मेरे साइड से एक सजेशन है कि एप्लीकेशन में हम लोग ये चीज ऐड कर सकते हैं, इसका फायदा हो सकता है कस्टमर को, ये चीज स्पेसिफिक हम लोग एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं अगर वो सच में अच्छा फ्यूचर है तो। ठीक है, तो बिजनेस एनालिस्ट मतलब हमारा प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करेगा, अगर वो हमें परमिशन देता है, ठीक है, कि हाँ चलो हम लोग एक बार डिस्कस कर लिए क्लाइंट के साथ, तो हम लोग क्लाइंट के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करके उस फीचर को एज इट इज रख सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा वाला फीचर है उसको एज इट इज हम लोग रख सकते हैं अगर हमें प्रोडक्ट ओनर एंड क्लाइंट से परमिशन मिलती है तो। अदरवाइज अगर बिजनेस एनालिस्ट ने बोल दिया कि नो वी डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा थिंग्स इन आवर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, वी हैव टू फॉलो जस्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट, then developer have to remove that specific extra feature। तो सिंपल से कंसेप्ट है देखो कि अगर वो स्पेसिफिक थिंग डेवलपर ने प्रोडक्ट ओनर के साथ डिस्कस कर दी एंड प्रोडक्ट ओनर को भी लगा कि हाँ सच में ये फायदे का हो सकता है, तो वो कस्टमर के साथ डिस्कस करके अप्रूवल मिलता है। एंड अगर प्रोडक्ट ओनर बोल दिया कि नहीं हमें वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चलना है, तो वो स्पेसिफिक चीज डेवलपर को रिमूव करनी पड़ेगी। या तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कस्टमर के साथ भी डिस्कस कर सकते हो एंड कस्टमर ने परमिशन नहीं दिया तो आप लोगों को वो भी रिमूव करना ही पड़ेगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि वो रखना है या नहीं रखना है एक्स्ट्रा वाला फीचर। तो हमें परमिशन लगती है प्रोडक्ट ओनर प्लस कस्टमर की, मतलब हम लोग पहले प्रोडक्ट ओनर के पास जाएंगे एंड प्रोडक्ट ओनर जाएगा कस्टमर के पास। ये है एक्स्ट्रा फीचर वाली सारी चीज। तो एक्स्ट्रा फीचर का एक एग्जांपल कैसे दिया है देखो, इफ पेटीएम प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट कस्टमर वांट द बिलो each object that should be price RS 400 rupees 400, बट डेवलपर ने क्या किया है RS 400 एंड उसके सामने एक डॉलर का फीचर ऐड कर दिया। मतलब एक डॉलर का सिंबल फीचर, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा रहता है, एक छोटी सी मिस्टेक भी रहती है। मतलब सिंपल सिंह यहाँ पे क्या किया है, डॉलर का सिंबल उसने डाल दिया, रुपीज का सिंबल, नॉट अ डॉलर, रुपीज। तो ये जो सिंबल उसने डाला है वो रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा फीचर हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा फीचर अगर हमें टेस्टिंग के टाइम पे मिल जाता है तो हमें एज अ डिफेक्ट बोल के लॉग करना पड़ता है। ठीक है, एज अ डिफेक्ट बोल के हम लोग उसको लॉग करेंगे एंड फिर आगे की प्रोसेस चालू हो जाती है। ऐसा स्पेसिफिक सिनेरियो आपके एप्लीकेशन में कोई भी एक्स्ट्रा चीज आती है तो पहले आप लोगों को वो डिफेक्ट लॉक करना पड़ता है, फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा कि वो एक्स्ट्रा फीचर रखना है या उसको रिमूव करना है। ये सारी चीजें प्रोडक्ट ओनर डेवलपर एक्सेट्रा थिंग्स वो लोग देख लेते हैं। हमारा काम वो नहीं है, चलो आप देख लो, मेरा काम है कि मुझे एक्स्ट्रा चीज मिली है मैं डिफेक्ट बोल के ही लॉक कर दूंगा। तो ये पार्ट आता है आप लोगों का सैनिटेशन टेस्टिंग। इट इज नथिंग बट द गार्बेज टेस्टिंग। पहले हम लोग उसको गार्बेज के बाजू में निकालेंगे डिफेक्ट बोल के, फिर बाद में वो डिस्कस करके प्रोडक्ट ओनर कस्टमर रहेगा या तो डेवलपर रहेंगे, ये सारे लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि उसको रखना है या नहीं रखना है। अपने आप का काम कर दिया। तो ये पार्ट आता है सैनिटेशन टेस्टिंग। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इसके ऊपर?